नमस्कार दोस्तों, बात मुलाकात की इस खास सीरीज में लेकर आए हैं हम एक खास वार्ता हिमाचल शिमला की सुरम्य वादियों से। जी हाँ, इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, एक बेहद खूबसूरत शहर जहाँ इन दिनों लगातार साहित्योत्सव हो रहे हैं। आज की इस वार्ता के खास मेहमान हैं हिंदी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, वेद शास्त्र में महारत रखने वाले हिमाचल हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्ण सिंह। इनका जन्म चंबा में 2 मार्च 1960 को हुआ था। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप शास्त्री, वेद दर्शनाचार्य, MA PhD हैं, तो इतनी सारी उच्च शिक्षाएं जो आपने ली हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? विशेषकर संस्कृत साहित्य और वेद दर्शन जैसे विषयों में आपकी रुचि का मूल आधार क्या है? देखिए, संस्कृत भाषा और साहित्य का हमारे लोक जीवन में, परंपराओं में, इतिहास में, और आप यूँ कहें कि भारतीय सभ्यता में विशेष स्थान रहा है। और संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और गीता जी ग्रंथों का अध्ययन कर पाते हैं। तो संस्कृत के प्रति कुछ बचपन से भी झुकाव रहा और एक गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला, और उस अध्ययन के दौरान ही संस्कृत भाषा, साहित्य और अध्यात्म के प्रति रुचि हुई। और शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा आप कह लीजिए, और लेखन का जो विषय है वो भी भारतीय दर्शन, पुनर्जागरण आंदोलन और वेद, उपनिषद आदि वैदिक साहित्य रहा है। और इसी में मेरा अधिकांश लेखन हुआ है, जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है। जी, जैसा कि बातचीत में डॉक्टर कर्ण सिंह बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य और दर्शन में इनकी विशेष अभिरुचि रही है, और डॉक्टर कर्ण सिंह ने सिर्फ उच्च शिक्षा ही नहीं ग्रहण की है, बल्कि इनके रचना कर्म का भी विपुल संसार है और इनकी कई सारी किताबें आ चुकी हैं। महर्षि देवानंद के ओजस्वी विचार, केनोपनिषद का हिंदी पहाड़ी रूपांतरण, स्वप्नवासो दत्तम का पहाड़ी रूपांतर, महर्षि दयानंद जीवन एवं दर्शन, भारतीय दर्शन में समन्वय, हिमाचल गौरव, दिव्य संदेश, महापुरुषों के संग, दयानंद साहित्य दर्शन, क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, वैदिक उपासना, वैदिक मान्यताएं, महर्षि दयानंद के दार्शनिक वक्तव्य, वैदिक सिद्धांत मीमांसा, और साथ ही ये संपादक भी हैं आर्य वंदना आर्य प्रतिनिधि सभा की हिमाचल प्रदेश की पत्रिका के। तो सर, इतनी सारी जो किताबें विशेषकर दर्शन, साहित्य पर और दयानंद जी पर आपने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, शोधात्मक कार्य किए हैं। इसके साथ आप एक संपादक भी हैं और आप एक सरकारी जिम्मेदारी में भी हैं। तो इतनी सारी भूमिकाओं में आप अपने आप को किस तरह से अनुकूलित कर पाते हैं? देखिए, भारतीय दर्शन में स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशेष करके वेदों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से देखने का जो उनका मंतव्य रहा वो अद्वितीय है। और पूरा जो वैदिक साहित्य है उनके बाद का, वो उनकी इस बात से प्रभावित रहा है। जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं वेदों की वैज्ञानिकता के, सार्वभौमिकता के, और ये सभी के लिए समान रूप से पठनीय हैं, ग्रहण करने योग्य है, सभी को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है, ये स्वामी दयानंद की अभूतपूर्व देन है। और विश्व का जो चिंतन है वो उनकी ओर आकृष्ट हुआ है। और ये जो चिंतन धारा है वो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रभावित करती है। इसलिए मेरा अधिकांश जो लेखन है वो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ता है। और दर्शन हमारे लोक जीवन का एक व्यवहारिक पक्ष है। मनुष्य क्या है, मनुष्यता क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, अध्यात्म क्या है, किस तरह से हम धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए आत्म कल्याण कर सकते हैं, सबके प्रति परोपकार की भावना को समृद्ध बना सकते हैं, ये दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पौराणिक काल से, वैदिक काल से वेद,
वैदिक साहित्य पुराण आदि की रचना की भूमि है। ऋषि महर्षियों के आज भी यहाँ अनेक मंदिर हैं, उनकी पूजा उपासना होती है। और लोक जीवन में भी भगवान राम कृष्ण के जो प्रसंग हैं जीवन के, उनका गाथाओं में गीतों में वर्णन है। तो इस दृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, यहाँ का जो लोक जीवन है, वो वैदिक संस्कृत साहित्य से, वैदिक संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और आज भी यहाँ विभिन्न अवशेष लोक जीवन में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद सर इतने विस्तार में जवाब देने के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और है कि अपने अध्ययन में जैसा आर्य समाज आपने देखा है, जाना है, उस आध्यात्मिक अनुशीलन के बरबक्स आज के आर्य सामाजिक गतिविधियों को आप किस रूप में पाते हैं? देखिए, अगर आप सिद्धांत पक्ष की बात करें तो आर्य समाज के सिद्धांत मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। और बहुत सारी जो अन्य मतांतरों की चिंतन धारा है, वो उसी वेद से, उसी वैदिक मूल से निकलती है। सभी ने एक एक पक्ष को लिया, किसी ने सत्य को, किसी ने अहिंसा को, किसी ने किसी दूसरे पक्ष को, लेकिन वेद में ये समग्र रूप से, मूल रूप से वर्णित है। और यही परिवेश जो है वो हमें अन्य सभी में देखने को मिलता है। लेकिन जो वैदिक चिंतन धारा है वो सभी के उपकार की बात करती है, वो स्वार्थ की बात नहीं करती है, वो भेदभाव की बात नहीं करती है, वो सामाजिक समरसता और समानता की बात करती है। क्या आप दर्शनीतर साहित्य में भी अभिरुचि रखते हैं? मतलब जो अभी एक आम हिंदी साहित्य में कविता, कहानी और बाकी विधाओं का चलन है, जो मान लीजिए कि दर्शन और संस्कृत साहित्य से इतर जो साहित्य है, क्या उसमें भी आपकी रुचि है? और अगर रुचि है तो उसमें आपके पसंदीदा लेखक कौन कौन है? देखिए, समकालीन साहित्य जो है वो हमारे प्राचीन साहित्य से अनुप्राणित तो है, क्योंकि हम आर्य समाज और वेद की पृष्ठभूमि से बात कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद की आत्मकथा को हिंदी साहित्य का प्रथम आत्मकथा माना जा सकता है। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का जिक्र किया है, कुछ और कथाओं का, उपाख्यानों का वर्णन किया है, जो लघु कथा के रूप में, प्रसंगों के रूप में वहाँ विद्यमान है। और आप वर्तमान साहित्य में लें और जिसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और जीवन दर्शन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो साहित्य है वो बहुत प्रभावित करता है। और मैं व्यक्तिगत बात कहूँ तो जितने भी भारतीय समकालीन मनीषी हैं, चाहे वो समकालीन साहित्य में हैं, किसी भी भाषा में लिखते हैं और किसी भी प्रांत से संबंध रखते हैं, उनका प्रत्येक वो साहित्य, प्रत्येक वो कृति जो है हमें अनुप्राणित करती है, हमें प्रेरित करती है, जिसमें उन्होंने अपने मन से लिखा है और ऐसा कुछ लिखा है जो सबको प्रेरणा देता है, जो किसी को अच्छे मार्ग पर चलने की सीख देता है। वो साहित्य पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। और आजकल बाल साहित्य है, कहानियाँ हैं, कथा है, बहुत सारे समकालीन साहित्यकार जो है वो विभिन्न विधाओं में लिख रहे हैं। व्यंग्य है, आलोचना है, समीक्षा है, इतिहास है, दर्शन है। तो साहित्य की सभी विधाएं जो है वो समान रूप से अपने पाठकों को प्रेरित करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए मेरा ये विचार है कि सभी लेखक आदरणीय हैं, सभी साहित्य की धाराएं सम्मान के योग्य हैं और प्रत्येक संपादक, प्रत्येक पत्रकार पत्रिका के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है, बांटने की कोशिश करता है, और ये जो उसकी भावना है उसका सम्मान होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी के युवाओं में जो संस्कृत साहित्य के प्रति एक विमुखता सी आई है, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य को भी, गंभीर साहित्य को वो उतने उत्साह से नहीं पढ़ रहे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हमारे लिए, हमारे साहित्य जगत के लिए चिंता का विषय नहीं है? मेरे ख्याल में तो युवाओं का साहित्य से अगर लगाव नहीं है तो ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा वो पढ़ रहा है जो आप उसको पढ़ा रहे हैं।
पाठ्यक्रम में अगर कथा है तो वो कथा पढ़ता है, कविता है तो वो कविता पढ़ता है, जो कुछ आप उसको परोस रहे हैं उसका वो रसास्वादन कर रहा है। तो पहले तो हमको ये निर्धारण करना चाहिए कि जो हम उसको पढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में उनको ले जाने वाला है या नहीं है। क्या बहुत प्राचीन साहित्य को आज पढ़ाए जाने की प्रासंगिकता है, या आधुनिक परिवेश से जुड़ा हुआ साहित्य भी उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये विषय जो है वो उन लोगों का है जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं, जो साहित्य में मार्गदर्शन करने वाले हैं। युवाओं को तो आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो देंगे उसको वो ग्रहण करेंगे, जो उनको नज़दीक मिलेगा, जो उनको उनके अपने परिवेश में मिलेगा वो उसको वो स्वीकार करेंगे। लेकिन ये एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, और जिसका मैं समझता हूँ कि एक अभाव रहता है। लेखक पाठक के बीच का जो समन्वय है वो नहीं है। प्रकाशक कुछ और सोचता है, लेखक कुछ और सोचता है, पढ़ने वाला कुछ और सोचता है। पढ़ने वाला क्या चाहता है, युवा आज क्या पढ़ना चाहता है, तो जो चीज़ वो पढ़ना चाहता है, जिस विषय में वो सीखना चाहता है, वो उसको रोजगार के साथ जोड़ना चाहता है, अपने कैरियर के साथ जोड़ना चाहता है, वो उसको मोटिवेशनल तरीके से अपनाना चाहता है। लेकिन क्या इस तरह का साहित्य उन तक पहुंच पा रहा है, ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसा प्रकाशित हो जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर ऐसा है तो वो एक सेतु का काम तो कर रहा है, और ऐसा नहीं है तो फिर वो चिंता का विषय है। और उसके लिए अकेला युवा वर्ग को दोष नहीं दिया जा सकता है कि उनकी रुचि नहीं है। हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं युवाओं के साथ मिलकर, तो युवा चाहते हैं उनको मंच मिले, युवा चाहते हैं कि उनके विचारों को सुना जाए, लेकिन उसमें कितना आक्रोश है, कितनी उसमें संजीदगी है, किस तरह से वो भावनाओं को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, ये सब विषय जो हैं वो वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ मिल बैठ करके तय होने चाहिए। हो सकते हैं कि उनको एक सही दिशा मिले। वो लिख तो रहे हैं, अपने विचारों को साझा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो साहित्यिक परिवेश में, साहित्यिक पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं या नहीं? जो कविता वो पढ़ रहे हैं वो कविता है या नहीं? जो कथा उन्होंने रची है वो कथा है या नहीं? वो कहानी बन पाई है या नहीं? वो समीक्षा के योग्य है या नहीं? इन बातों पर वरिष्ठ लोगों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक सेतु का काम हमारे संपादक, हमारे जो वरिष्ठ लेखक हैं वो युवा वर्ग के साथ करें तो एक बहुत अच्छा वातावरण बन सकता है। युवा भी चाहते हैं और वरिष्ठ लोग भी चाहते हैं, तो एक दूसरे को हम कहें तो वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। समन्वय की ज़रूरत है और प्रोत्साहन की, सम्मान की ज़रूरत अधिक है। जी सर, अकादमी सचिव के रूप में अपनी भूमिका में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार या उसे प्रश्रय देने में अकादमी जो है वो कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, अकादमी किसी भी प्रदेश की, प्रांत की हो, वो एक सीमित दायरे में अपने उद्देश्य को लेकर के अपने संविधान के अंतर्गत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, और समय समय पर जो चिंतन है उसमें कुछ कार्यक्रमों में उसके स्वरूप में बदलाव होता रहता है। जैसे अब कोरोना काल है तो हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, जब ये नहीं है तो बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, साहित्य उत्सव होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। तो प्रयास सभी का यही रहता है कि साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए कुछ काम किया जाए। वर्तमान में अगर आप हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की बात करें तो हम लोग हिमाचल का जो प्रबुद्ध साहित्यकार है, कलाकार हैं, जो पत्रिकाओं का संपादन करने वाले हैं, जो साहित्य सृजन करने वाले कवि लेखक हैं, हमारे सभी का एक प्रयास है सामूहिक रूप से कि जो हमारा पारंपरिक और समकालीन साहित्य है उसका संरक्षण, प्रकाशन, प्रलेखन और प्रचार प्रसार हो। जो प्रकाशित हो रहा है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उसकी चर्चा हो। और मेरे ख्याल में अब हिमाचल के लिए ये संतोष की बात है कि विभिन्न माध्यमों से हमारी जो पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, हमारे रचनाकार हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी दस्तक दे रहे हैं और सफलतापूर्वक उनका वहाँ अस्तित्व बन पड़ रहा है और स्थापित हो रहे हैं। ये हिमाचल के लिए धीरे धीरे और अधिक गौरव की बात बनती जा रही है। और हिमाचल के लिए ये स्वर्णिम वर्ष है, पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस अवसर पर अकादमी और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से
अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला में, संस्कृति में। और आपने देखा कि अभी पुस्तक प्रदर्शनी शिमला में भी लगातार साहित्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें आपकी संस्था ने भी कवि कुंभ के माध्यम से कार्यक्रम किया, जिसमें हिमाचल के लोग भी जुड़े हैं। और शिमला की जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जी जी, शिमला की स्थानीय संस्थाएं जैसे हिमालयन वेलोसिटी है, हिमालयन डिजिटल मीडिया है, हिमालयन संस्कृति साहित्य पर्यावरण मंच है, सेतु संस्था हमारी है जिनसे पत्रिका निकलती है। तो इन विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर के एक बहुत अच्छा वातावरण इस कोरोना काल में भी बनाया है। और इससे ये लग रहा है कि जो हम पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ खो रहे थे, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे थे, उन पत्रिकाओं और उन पुस्तकों से फिर से हमारा नाता धीरे धीरे जुड़ने लगा है और एक अच्छा माहौल बन रहा है। जी, एक लेखक के तौर पर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर किस विधा में महसूस करते हैं? मतलब आप अपनी सबसे ज़्यादा रुचि से किस विधा में लिखते हैं? देखिए, कविता एक लेखन का संक्षिप्त रूप है जी। आप कहानी, उपन्यास, आलोचना हर कहीं सुना नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम कविताओं पर केंद्रित रहते हैं, तो जहाँ बहुत बड़े बड़े कथाकार भी कहीं ना कहीं कविताएं पढ़ते हुए हमको दिखते हैं। तो मेरे ख्याल में कविता से शुरुआत होती है और उसके बाद अपनी रुचि का किस क्षेत्र में विस्तार होता है। लेकिन मुझे समीक्षा और कविता दोनों चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मैं पढ़ने के लिए हर विधा को पढ़ना पसंद करता हूँ, कथा को भी और उपन्यास को भी और आलोचना को भी, और अन्य जो विधाएं हैं उनको भी पढ़ना अच्छा लगता है। वैसे तो एक लेखक के लिए उसकी हर कृति जो है वो प्यारी होती है, जैसे एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक के आपके लेखन में सबसे ज़्यादा संतुष्टि और सबसे ज़्यादा एक जो मानसिक खुशी होती है वो आपको क्या लिखकर मिला है? कौन सी रचना से या किताब आपकी कौन सी? स्वामी दयानंद के दार्शनिक मंतव्य मेरा शोध ग्रंथ रहा है और इस विषय में मैंने बहुत सारा काम भी किया है। सदर्शन समन्वय पुस्तक छपी है, भारतीय दार्शनिक छपी है, बाल कहानियाँ, बाल कथाएँ, बहुत सारा इस तरह का साहित्य लिखा है, प्रकाशित हुआ है। और ये पुस्तकें जो है वो अधिक लोगों तक पहुंची हैं, कई इनके संस्करण निकल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारे एक ऋषियों की परंपरा से जो एक सांस्कृतिक और साहित्य की विरासत चली आ रही है, जिसका स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उसको अगली पीढ़ी को देते हैं, उसका हस्तांतरण करते हैं, तो वो जो एक विचारधारा है, जो एक निरंतर प्रवाह है, वो प्रभावित करता है। और स्वामी दयानंद पे जो मेरा लेखन है वो काफ़ी संतुष्टि मुझे प्रदान करता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत खूबसूरत और सारगर्भित बात हम दोनों के बीच लगातार चलती रही। मुझे उम्मीद है कि दर्शक को ये वार्ता बहुत पसंद आ रही होगी। जाते जाते सिर्फ एक प्रश्न सर, चूँकि मैं पहली बार आपके प्रदेश में आई हूँ, खासकर शिमला में, यहाँ हमने अपने एक विशेष अंक का यहाँ के कथाकार हरनोट जी पे वो अंक है, और इसके पहले नवंबर अंक भी हिमाचल के साहित्यकारों पे था, उसका लोकार्पण भी किया है। तो मैं सिर्फ 2 शब्द जानना चाहूँगी कि कवि कुंभ को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पत्रिका के बारे में अगर आप एक छोटी सी टिप्पणी दें। देखिए, कवि कुंभ एक आपका बहुत अच्छा प्रयास है और कवि कुंभ पत्रिका के आपने विभिन्न विशेषांक साहित्यकारों पर केंद्रित करके निकाले हैं। और जैसा अभी आपने ये एसआर हरनोट पर केंद्रित अंक लाया है, हरनोट जी हिमाचल के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक स्थापित प्रसिद्ध कहानीकार हैं और आपके इस कार्यक्रम में हिमाचल के बहुत सारे लेखकों ने, पत्रकारों ने भाग लिया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, एस.एन. जोशी जी और हरनोट जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, विद्यानिधि छापड़ा और डॉक्टर मीनाक्षी एफ पॉल, इन्होंने भी आपके इस कवि कुंभ के इस अंक की सराहना भी की है और इसकी समालोचना भी की है। तो ये हिमाचल के लिए और हिमाचल के लेखकों के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि प्रदेश से बाहर के जो पत्रकार हैं, जो संपादक हैं, जो रचनाधर्मी जो पत्रिकाएं हैं, वे उनको स्थान दे रही हैं, उनको प्रकाशित कर रही हैं।
तो ये हिमाचल की ही बहुत अच्छी बात है। और आप कवि कुंभ का ये हरनोट जी पर केंद्रित अंक लेकर के ये शिमला में आई, आपने कार्यक्रम किया, सबको साथ जोड़ा और शिमला के हिमाचल के साहित्यकारों के साथ भी आपका मेल मिलाप हुआ। तो इसी तरह से हम साहित्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझ पाते हैं और वो किस परिवेश में किन विषयों पर लिख रहे हैं उनकी जानकारी हमें हो पाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और साहित्य को समृद्ध बनाने में कवि कुंभ का अच्छा योगदान है। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत आभार सर। नमस्कार, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस संवाद में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मित्रों, आज की बात मुलाकात की खास सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आपसे फिर एक मुलाकात होगी किसी विशेष वार्ता में किसी विशेष अतिथि के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा। धन्यवाद। रंजीता सिंह।